अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है सेल्फ इंडक्शन। ये फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसमें कई और चीज़ें आ सकती है जब हम ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह जैसी चीज़ें इसमें आएगी। तो फिलहाल ये सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है। ये कौन सा फिनोमिना है जिसको हम फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास एक कॉइल होगी, मान लीजिए एक सोलेनॉइड होगी, तो आप जानते हैं कि इस सोलेनॉइड में, इस कॉइल में, अगर हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और यहां पर एक की भी प्रोवाइड करते हैं इसके सर्किट में, अगर हम इस की को क्लोज करेंगे, यानी अगर हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, तो करंट फ्लो हो सकती है इस बैटरी में से, करंट ड्रॉ हो जाएगी जो कि इस कॉइल में से पास होगी, इस सोलेनॉइड में से पास होगी। अब आप जानते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ बैटरी से जब करंट निकलकर इस कॉइल में से जाएगी, सपोज इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, तो करंट कितनी जाएगी, कितनी करंट ड्रॉ हो सकती है? ये करंट है V डिवाइड बाई R। अब मान लीजिए ये बैटरी 12 वोल्ट की है और मान लीजिए कि ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब करंट जो यहाँ से निकल रही है बैटरी में से, जो करंट ड्रॉ हो रही है और इस सोलेनॉइड में से पास हो रही है, वो है 2 एम्पियर्स। ठीक है। अब इस 2 एम्पियर्स, ये 2 एम्पियर करंट जब इस सोलेनॉइड में से पास होगी, क्या ये 2 एम्पियर जैसे ही हम की प्रेस करेंगे उसी वक्त पास होगी? यानी जब हम की प्रेस नहीं कर रहे हैं, जब ये ओपन सर्किट है, जब ऑफ मोड में ये सर्किट है, तो उस वक्त तो कोई करंट नहीं है, जीरो करंट। जब हम प्रेस करते हैं इस की को, क्लोज करते हैं सर्किट को, यानी जब हम ऑन करते हैं, मेक करते हैं, तो क्या होता है कि करंट यहां से दौड़ेगी, करंट यहां से फ्लो हो जाएगी, बैटरी में से करंट निकलकर बैटरी में से करंट ड्रॉ हो जाएगी और वो इस कॉइल में से पास होगी। कितनी करंट? 2 एम्पियर्स। तो क्या स्विच ऑन करने के वक्त, की को प्रेस करने के वक्त, एकदम से 2 एम्पियर करंट बनेगी? यानी पहले जीरो थी और अब 2 एम्पियर। क्या ऐसा होता है? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये करंट इस कॉइल में से पास हो रही हैं, ये पहले 0 एम्पियर्स थी, अब इसको बनना कितना है? 2 एम्पियर। तो 0 से लेकर 2 एम्पियर बनने में इस करंट को कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही, कम ही सही, छोटा ही सही, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। मतलब जैसे हमने स्विच ऑन किया, करंट 0 थी, स्विच ऑन किया, प्रेस किया की को, तो करंट तुरंत बिल्कुल उसी वक्त 2 एम्पियर नहीं बनेगी। चलिए कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए जब हम स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, चलिए 1 सेकंड लग गया। 1 सेकंड अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, चलिए आधा सेकंड लग गया 0 एम्पियर से 2 एम्पियर बनने में। अगर आधा सेकंड भी ज्यादा लगता है तो हम कहेंगे चलो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 0.1 सेकंड लग गया। अगर ये भी ज्यादा है और इससे जल्दी ही, इससे कम टाइम में ही करंट 2 एम्पियर बन गई, तो चलिए 0.1 सेकंड ना सही, 1 मिली सेकंड तो लगा होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा 0 से 2 एम्पियर बनने में। मेरे कहने का मतलब वही है, चाहे वो टाइम कितना ही छोटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें, अगर हम यहां से करंट ले लेते हैं और मान लीजिए ये वैल्यू इसका 2 एम्पियर्स है, मैं यहां पर लिखता हूं 2 एम्पियर्स। ठीक है। और ये है टाइम। पहले कितनी करंट थी? टाइम 0 में 0 करंट थी। अब वो करंट कितनी बन गई? वो 2 एम्पियर बन गई। तो 2 एम्पियर कैसे बनेगी? वो पहले जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट विल इंक्रीज अप टू 2 एम्पियर्स, ये 2 एम्पियर्स बन गई।
2 एम्पियर बनने के बाद क्या करंट और बढ़ती जाएगी? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो सकती है 2 ही एम्पियर, क्योंकि ये बैटरी 12 वोल्ट की है और इस कॉइल की रेजिस्टेंस 6 ओम्स है, तो लिहाजा मैक्सिमम करंट बनेगी 2 एम्पियर। जब ये 2 एम्पियर बन गई उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये बैटरी है, एक स्टेडी करंट का सोर्स है, डीसी है, तो उसके बाद ये करंट कांस्टेंट रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब हम जब ये जीरो टाइम में देखते हैं, करंट जीरो थी, जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट 2 एम्पियर बन गई, लेकिन वो 2 एम्पियर बनने में उसने कुछ टाइम ले लिया। कितने टाइम में ये करंट 2 एम्पियर बन गई? देखिए ये यहां से 2 एम्पियर तक इंक्रीज हो गई, तो ये इतना टाइम इसने ले लिया मान लीजिए। और ये कितना हो सकता है? ये 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी हो सकता है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी हो सकता है, 1 मिली सेकंड भी हो सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है नटशेल में कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम की को प्रेस करते हैं, तो इसमें से इस कैलकुलेशन के मुताबिक इस कॉइल में से करंट 2 एम्पियर रहेगी, मगर वो 2 एम्पियर बिल्कुल उसी वक्त नहीं बनेगी जैसे ही हमने प्रेस किया, कुछ ना कुछ टाइम, छोटा ही सही, कम ही सही, मामूली टाइम ही सही, इस करंट को 0 एम्पियर से 2 एम्पियर बनने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, और ये करंट ग्रो होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी अप टू 2 एम्पियर्स। इसको हम ग्रोइंग करंट कहेंगे। ये एक सोर्स से ली हुई करंट है, जो सोर्स यहाँ पर बैटरी का है, और जो सोर्स से ली हुई करंट होती है इसको हम नाम दे देते हैं सोर्स करंट या ग्रोइंग करंट, क्योंकि ये सोर्स से ड्रॉ की गई है तो सोर्स करंट हो गई, और ये शाबाश ग्रो होती जाती हैं टाइम के साथ साथ जब तक कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंचे, तो लिहाजा ये ग्रोइंग करंट भी कहलाती है। मगर आप जानते हैं कि जब किसी सोलोनाइड में से या किसी कॉइल में से करंट पास होती है तो उस सोलोनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। बाहर से वो मैग्नेटिक फील्ड वीक ही होता है, लेकिन अंदर से आपने ये पढ़ा है कि फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, वो इस तरीके का यह होता है, और फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से इस सोलेनोइड में से पास होती है। हर सोलेनोइड, हर कंडक्टर, जब भी उसमें से करंट पास की जाती है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस कॉइल में या इस सोलेनोइड में अंदर से ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपको मिलेंगी। मगर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आप जानते हैं कि एक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इसका वैल्यू है, और n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, कि इस सोलेनोइड में एक यूनिट लेंथ में जितनी टर्न्स हैं वो है स्मॉल n, और I है करंट थ्रू द सोलेनोइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे ही डिपेंड कर रहा है करंट पर। म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक सोलेनोइड में कांस्टेंट रहेगा, और जब आप देख रहे हैं कि आपने जब प्रेस किया की को तो करंट पहले ही 2 एम्पियर नहीं थी, बल्कि वो 0 से लेकर के 2 एम्पियर तक बढ़ गई। तो इसमें से पहले कुछ टाइम के लिए, चाहे छोटा ही वो टाइम हो, उस टाइम तक के लिए ये करंट जो है ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, और जब ये करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर 1, तो लिहाजा बी ए अगर आप देखें तो यहाँ पर बी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट, यानी ग्रो जब करंट हो रही है तो इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू 2 एम्पियर्स। इस केस में हमने मिसाल के तौर पर ये 2 एम्पियर ले लिया, तो कभी 2 एम्पियर हो सकता है, कभी 5, कभी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा हमने माना कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो 2 एम्पियर है, क्योंकि हमने माना बैटरी 12 वोल्ट की है, हमने माना इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम की है, तो करंट बन जाएगी मैक्सिमम 2 एम्पियर। तो ये 0 से लेकर 2 एम्पियर जब करंट बनेगी तो उस दौरान करंट ग्रो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा।
ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसी कॉइल को वापस क्रॉस करेगा। यानी ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसका है, किसके इर्द गिर्द है, किसकी वजह से है, करंट की वजह से, करंट के ग्रो होने की वजह से, और इस कॉइल में से करंट को के ग्रो होने की वजह से ही है ये। लेकिन ये इसी कॉइल को क्रॉस करेगा और इसमें एक और करंट इंड्यूस हो जाएगी जिसको अब आप इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। बताइए क्या म्यूचुअल इंडक्शन में जिस तरह आपने देखा था किसी एक कॉइल में से करंट पास हो रही थी, वो ग्रो हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, चेंज हो रही थी, और उसकी वजह से दूसरी एक कॉइल में जो नजदीक में पड़ी थी उसमें भी करंट इंड्यूस होती थी। ये आपने म्यूचुअल इंडक्शन 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 में देखा था। एक करंट में, एक कॉइल में करंट चेंज हो गया, दूसरी कॉइल में उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो गई। लेकिन यहां आपने क्या देखा, यहां आप देख रहे हैं कि इसी कॉइल में से करंट इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, चेंज हो रही है, और उस करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसी को क्रॉस कर रहा है, और इसी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के क्रॉस करने से करंट इंड्यूस हो रही है। अगर नटशेल में देखा जाए तो क्या हो गया, जब करंट इसमें से ग्रो हो गई तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो करंट इंड्यूस हो गई। मगर जब ये करंट इन ग्रो होते होते 2 एम्पियर पहुंच जाएगी उसके बाद ये करंट कांस्टेंट रहेगी। तो ये आई जब कांस्टेंट रहेगा तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा? अब नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगी? अब इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। कब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी? जब ये करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेगी तब इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन जब तक के लिए करंट, हालांकि ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू पकड़ नहीं पाती है क्योंकि इसको इंड्यूस्ड करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इसको पूरा मैक्सिमम वैल्यू अटेन ही नहीं करने देता। ठीक है, तो लिहाजा जब हम ये करंट इंड्यूस करते हैं, जब हम ये करंट जब हम ये प्रेस करते हैं की, तो करंट इसमें से ग्रो हो गई। जितनी देर तक करंट ग्रो हो जाएगी, 2 एम्पियर तक पहुंच जाएगी, उतनी देर तक क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेट, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, करंट भी इंड्यूस होगा। तो एक कॉइल में से जब एक करंट पास होती है, एक कॉइल में से जब एक करंट पास होती है, एक कॉइल में से जब एक करंट पास होती हैं और वो करंट अगर चेंज हो जाती, अगर वो करंट ग्रो होने लगती हैं, अगर वो करंट चेंज हो रही हो, तो उस करंट के ग्रो होने की वजह से, उस करंट के चेंज होने की वजह से वापस उसमें एक और करंट इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट। अब दूसरी बात देख लीजिए, अगर हम स्विच ऑफ करेंगे, इस की को ओपन करेंगे, सर्किट ओपन मोड में रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा, तो जो ये 2 एम्पियर बन गई थी करंट, अब ये डिक्रीज होने लगेगी। और कहाँ, कितना टाइम लेगी? कुछ ना कुछ टाइम तो लेगी डिक्रीज होने में, जीरो होने में। और चाहे कम ही टाइम, जितने टाइम में ये जीरो से मैक्सिमम बनी थी उतने ही टाइम में मान लीजिए मैक्सिमम से जीरो भी बन गई। अब इसमें से जो ये करंट है, सोर्स की करंट है, सोर्स करंट जो इसमें है वो अब इंक्रीज नहीं हो रही है, वो अब डिक्रीज हो रही है। अब जब वो डिक्रीज हो रही हैं हम उसको डाइंग करंट कहते हैं, डाइंग करंट। पहले हमने इसको क्या कहा, ग्रोइंग करंट। अब चूंकि अब वो डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज होते होते जीरो जा रही हैं, जीरो तक आ रही हैं, तो हम इसको डाइंग करंट कहेंगे। तो ये जो सोर्स करंट जो डिक्रीज हो रही हैं, जो इसमें डाइंग करंट है, अब वो भी तो चेंज हो रही हैं, वो भी डिक्रीज हो रही है फिर से करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा, फ्लक्स फिर से चेंज होगा, फिर से इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में 2 बार बनती है। एक एट द टाइम ऑफ मेक, जब आप स्विच ऑन करते हैं, सर्किट क्लोज करते हैं, तो इसमें से जो करंट है, बैटरी की करंट है, वो उस करंट का क्या होता है, इस सोर्स करंट का क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगती है। जब वो इंक्रीज होने लगी तो उसने करंट, और एक करंट इंड्यूस करवाई। और जब आप स्विच ऑफ करते हैं, जब आप इस की को ओपन करते हैं, ऑफ मोड में जब ये सर्किट चला जाता है तो करंट डिक्रीज होने लगती है।
यहाँ फिर करंट डिक्रीज होने लगी, जीरो तक आने लगी, इसको कुछ ना कुछ टाइम जीरो तक आने में लगेगा, चाहे छोटा टाइम ही सही, उतनी देर तक के लिए करंट चेंज हो गई फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, फिर से इसमें करंट इंड्यूस हो गई। तो भाई करंट कब तक इंड्यूस हो जाएगी, कब कब किन स्टेजेस पर, किन किन टाइम्स पर करंट इंड्यूस हो जाती है? शाबाश। एट द टाइम ऑफ मेक, जब आप स्विच ऑन करते हैं करंट ग्रो होने लगती हैं और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बनती है। जब आप ऑफ करते हैं करंट कम होने लगती हैं, डाइंग करंट, डाई होने लगती है, मरने लगती हैं, या हम कहेंगे डिक्रीज होकर जीरो होने लगती हैं, उस वक्त भी इंड्यूस्ड करंट वहां पर बनती है। ये जो फिनोमिना है, पहले हम इधर यहां तक फिनोमिना को ही डिफाइन करेंगे। ये जो फिनोमिना है, जिस फिनोमिना में एक कॉइल में से करंट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए और उसकी वजह से ही करंट चेंज हो जाए और उसकी वजह से ही उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, इस फिनोमिना को फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन in which a current is induced in a coil। ये फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है? शाबाश, ये फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिनन है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इट इज द फिनोमिनन इन विच ए करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, जिसकी वजह से एक कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगी व्हेन the current in the when the source current in the same coil will change with time। जब एक कॉइल में सोर्स करंट यानी बैटरी से आने वाली करंट, किसी सोर्स से आने वाली करंट, जब उसी कॉइल में से करंट, सोर्स करंट जो है वो चेंज हो जाएगी विद टाइम, और फिर उसकी वजह से, उस करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक और करंट बन जाए, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए, इस फिनोमेना को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। It is the phenomenon in which a current is induced in a coil when the source current in the same coil changes with time। जब सोर्स करंट इसी कॉइल में से, सोर्स करंट मतलब जो सोर्स है आपने डिराइव की, जब सोर्स करंट इसी कॉइल में से चेंज हो जाए विद टाइम और उसकी वजह से इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाए, ठीक है ना, यानी करंट, सोर्स करंट इंक्रीज हो जाए तो इसमें करंट इंड्यूस हो गई, सोर्स करंट डिक्रीज हो जाए फिर इसमें करंट इंड्यूस हो गई, ठीक है ना। तो इस फिनोमेना को ही हम फिनोमेनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर हमें कई चीजें देखने को मिलती है। देखिए, पहले हम देखेंगे कि जब ये करंट, जब हमने ऑन किया, जब हमने की को प्रेस किया, तो हो क्या गया कि इसमें से सोर्स करंट आ रही थी और वो सोर्स करंट जो है, ये सोर्स करंट है, वो सोर्स करंट जो इसमें आ रही थी वो इंक्रीज होने लगी, यानी ग्रो होने लगी। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो उस वक्त इसमें पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए ये जो सोर्स से आती हुई करंट है, ग्रोइंग करंट है, वो इस तरह से पास हो रही है, तो ये इसमें मान लीजिए क्लॉकवाइज है इस कॉइल में से, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स करंट होगी। क्यों? Because the direction of the induced current or EMF is such that it opposes the cause that produces it। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वैसी होती हैं ताकि ये अपोज कर सके उस कॉज को, उस वजह को जिस वजह से ये करंट बन रही है, इंड्यूस्ड करंट बन रही है। अब जरा देख लीजिए, जब हमने यहाँ पर प्रेस किया, ऑन किया, तो ये की को प्रेस करने के वक्त आप जरा बताइए, जब हम की के को प्रेस कर रहे हैं उस वक्त यहाँ जो करंट इंड्यूस बन रही है, हो रही है, इंड्यूस्ड करंट जो बन रही है, ठीक है ना, उसके बनने का काज क्या है, वो क्यों बन रही है, उसकी वजह क्या है? पहले तो वजह ढूंढेंगे ना, फिर ये उसी कॉज को अपोज करेगी। उसकी वजह है ये सोर्स करंट का ग्रो हो जाना। ये जो करंट है, शाबाश, जो आपने ये 2 एम्पियर करंट है, जीरो से बन गई 2 एम्पियर। जब आपने स्विच ऑन किया तो जीरो से 2 एम्पियर, जैसे जैसे ये ग्रो होती गई तो यहां पर करंट इंड्यूस हो गई। अगर ये ग्रो ना होती
अगर ये इंक्रीज ना होती 0 to 2 एम्पियर्स तो क्या वहां पर कोई करंट इंड्यूस हो जाती? नहीं। जब ये कांस्टेंट रही, जब ये मैक्सिमम बनी थी, जब उसमें कोई करंट ग्रो नहीं हो रही थी, जब इसने 2 एम्पियर मान लीजिए पकड़ लिया, ठीक है, हालांकि मुश्किल होता है पकड़ना 2 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू तक आना, लेकिन अब मान लीजिए इसने 2 एम्पियर पकड़ भी लिया, तो उसके बाद इसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी करंट। जब ये कांस्टेंट रहेगी करंट, तो क्या उस वक्त करंट इंड्यूस होगी? नहीं होगी। करंट कब इंड्यूस होगी? जब ये फिलहाल जीरो से मैक्सिमम तक जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन किया है, हम ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी, हम ऑन कर रहे हैं, हम की को प्रेस कर रहे हैं, हमने सर्किट को क्लोज किया है। तो जब ये मेक हमने किया, क्लोज किया सर्किट को, मींस की को प्रेस किया, तो करंट इंक्रीज हो गई फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर्स, 0 to मैक्सिमम। इसका ग्रो हो जाना, इंक्रीज हो जाना फ्रॉम 0 to मैक्सिमम ही कर इंड्यूस्ड करंट का कॉज है। और इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी? इसी कॉज को अपोज, मतलब वो इसको आसानी से ग्रो नहीं होने देगी। जैसे जैसे ये सोर्स करंट बढ़ती जाएगी फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर्स, अपोज, इसको अपोज करेगी कौन? इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट जब इसको अपोज करेगी, वो नतीजा ये होगा कि ये एकदम से 2 एम्पियर तक नहीं पहुंचेगी, इसको काफी टाइम लगेगा 2 एम्पियर तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए। देखिए, अगर इस कॉइल के बदले यहां पर एक रेजिस्टर होता, तो उस रेजिस्टर में ही अगर आपने यहां पर ये की लगाई होती, ये बैटरी लगाई होती वगैरह, मान लीजिए इस रेजिस्टर की भी 6 ओम रेजिस्टेंस थी और बैटरी फिर से 12 ओम थी, तो इस रेजिस्टर में से कितनी करंट पास होती? 2 एम्पियर। जैसे आप स्विच ऑन करते तो वो एकदम से 2 एम्पियर पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने के लिए इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगी। ये इंड्यूस्ड करंट तो इस कॉइल में बनेगी, रेजिस्टर में नहीं, ठीक है ना? तो करंट जो इंड्यूस हो रही है वो किस में हो रही? क्योंकि इसी में कि कॉइल में, सोलेनॉइड में इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है कि फील्ड लाइंस इस तरह से जाती हैं जैसे बाहर मैग्नेट में होती है, और वो इसी का मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट पर भी इस तरह से डिपेंड करता है। करंट चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे, फिर करंट इंड्यूस होगी। ये सब मामला यहाँ पर नहीं होगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोई बार मैग्नेट वगैरह की तरह नहीं होगा, इस तरह से फील्ड लाइंस नहीं होगी, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी इस रेजिस्टर में। तो यहाँ अगर स्विच ऑन करेंगे तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं है, सीधे ही 2 एम्पियर से 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक करंट पहुंच जाएगी, उसको अपोज करने के लिए कोई करंट वहां पर नहीं। मगर यहां जब आपने स्विच ऑन किया तो करंट 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक चली गई, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होती गई इसमें करंट इंड्यूस हो गई, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी? कॉज को अपोज करेगी, जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगी। इसलिए ये इंड्यूस्ड करंट जो है, इस ग्रोइंग करंट को, जो सोर्स से आने वाली करंट है, वो जो 0 से 2 एम्पियर तक इंक्रीज होती जा रही है, उसको इंक्रीज होने के लिए उसकी उस इंक्रीज को वो अपोज करेगी, यानी उसको इंक्रीज होने नहीं देगी उस टाइम में जिस टाइम में उसको इंक्रीज होना चाहिए था। जिस टाइम में वो इस रजिस्टर में इंक्रीज हो सकती है 0 से 2 एम्पियर तक, उस टाइम में इसमें इस कॉइल में वो इंक्रीज नहीं होगी फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें अब इंड्यूस्ड करंट है, वो इसको इंक्रीज होने के इसके इंक्रीज होने को अपोज करेगी, वो इसको इंक्रीज होने नहीं देगी उतनी जल्दी। वाई? क्योंकि ये इसका इंक्रीज होना, सोर्स करंट का इंक्रीज होना फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, इसका चेंज होना, इसका इंक्रीज होना ही कॉज है किसके लिए? इस इंड्यूस्ड करंट के लिए। अगर ये सोर्स करंट इंक्रीज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए कॉज क्या बन गया? इस सोर्स करंट का इंक्रीज हो जाना। कहां से कहां तक? 0 से 2 एम्पियर तक। किस वक्त? जब हमने स्विच ऑन किया, जब हमने की को प्रेस किया, तो करंट, सोर्स करंट यहां इंक्रीज हो गई फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर्स। इसका इंक्रीज होना ही वजह बन जाता है, कॉज बन जाता है इंड्यूस्ड करंट के लिए, और इंड्यूस्ड करंट इस वजह को ही अपोज कर रही होती है, मतलब वो इसको इंक्रीज नहीं होने देगी आसानी से, लिहाजा इसको इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, 2 एम्पियर तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, और वो टाइम उसको यहां पर नहीं लगेगा। यहां तो ये बहुत कम टाइम में 0 to 2 एम्पियर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई अपोजिशन नहीं है। अब आप एक काम और करें, क्या? आप ऑफ करें। अच्छा, जब आप ऑफ करते हैं,
अच्छा, पहले जब 2 एम्पियर ये पहुंच गई तो उसके बाद करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। जब इसमें से करंट कांस्टेंट रही तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? नहीं। क्या फ्लक्स चेंज होगा? नहीं। क्या करंट इंड्यूस होगी? नहीं। अब जब आप ऑफ करेंगे, जब आप स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ पर की को ओपन करेंगे, सर्किट ओपन मोड में रखेंगे, तो करंट डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 2 एम्पियर्स टू व्हाट? 0 एम्पियर्स। फिर करंट डिक्रीज हो गई, फिर चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर करंट इंड्यूस हो गई। अब जो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी वो फिर से कॉज को अपोज करेगी, लेकिन कॉज अब क्या है? अब कॉज करंट का डिक्रीज हो जाना है फ्रॉम 2 एम्पियर्स टू 0। अब ये इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेगी ताकि ये इसको, सोर्स करंट को 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक डिक्रीज होने के लिए अपोज करे। मतलब वो करंट, सोर्स करंट चाहती है कि वो 2 एम्पियर से 0 एम्पियर चली जाए, लेकिन इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज कर रही है। उसने ऐसी डायरेक्शन पकड़ ली कि वो उसको डिक्रीज नहीं होने दे रही है बहुत जल्दी। भाई क्यों इसको ये अपोज करेगी? क्यों ये इसको डिक्रीज नहीं होने देगी? क्योंकि अब इसका डिक्रीज होना ही इंड्यूस्ड करंट के लिए कॉज बनता है, वजह बनता है उसको बनने के लिए। पहले क्या वजह बन रहा था इंड्यूस्ड करंट को बनने के लिए? सोर्स करंट का इंक्रीज हो जाना। अब जब आपने स्विच ऑफ किया तो क्या बनता है? कॉज। अब इसको इंड्यूस्ड करंट के लिए बनने का वजह जो है वो है करंट का 0 हो जाना, 2 एम्पियर से 0 तक हो जाना। पहले भी ये कॉज को अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट, बाद में ये कॉज को अपोज, बाद में भी ये कॉज को अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट। पहले इसको 0 से 2 एम्पियर तक आसानी से ग्रो नहीं होने देगी इंड्यूस्ड करंट, इस सोर्स करंट को, और बाद में ये इंड्यूस्ड करंट इस सोर्स करंट को आसानी से 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक डिक्रीज नहीं होने देगी। दोनों टाइम पर, at the time of make, the induced current will oppose the growing current. At the time of break, the induced current will oppose the dying current. Oppose का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि it will not allow the dying current attain 0 value from the maximum value, but it will oppose that change in the source current. ये फिनोमिना जो है, जिस फिनोमिना में अब जब हम ये कहानी बता रहे हैं तो इस कहानी का सबूत हमारे पास क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वहां पर एक इंड्यूस्ड करंट आ गई, वहां पर उसने सोर्स करंट को अपोज कर दिया? हम तो किसी करंट को देख नहीं पाते हैं आंखों से। तो फिर ये कहानी जब हम बता रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई सबूत भी होगा। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है जिस सर्किट से हम ये साबित कर सकते हैं कि जो कुछ हम बता रहे हैं उसमें वो हम किस बिना पर बता रहे हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रहेगा यहाँ पर, जिस एक्सपेरिमेंट से हम इस अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है और ये की लगाई है, ठीक है कि नहीं? मगर इस बैटरी से निकलता हुआ करंट जब यहाँ तक आ जाएगा तो वो इस कॉइल में से भी पास हो सकता है, ठीक है, और वो यहाँ से इस रेजिस्टर में से भी पास हो सकता है। इस कॉइल के साथ हमने एक बल्ब लगाया है B1 और इस रेजिस्टेंस के साथ हमने एक बल्ब लगाया है B2। इन दोनों को एक दूसरे के साथ हमने पैरेलल में रखा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये करंट यहाँ पर आ जाती हैं, फिर करंट यहाँ से भी जाती हैं और कुछ करंट यहाँ जाती हैं, यानी करंट डिवाइड होके जाती हैं यहाँ से और यहाँ से, और फिर यहाँ से जाने वाली करंट यहाँ तक आ जाती हैं। इधर इस रजिस्टर और इस बल्ब में से करंट जाती हुई करंट भी यहाँ तक आ जाती है, फिर यहाँ से एक करंट यहाँ आ जाती है और इस तरीके से सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब टोटल में करंट यहाँ आ गई, यहाँ और यहाँ डिवाइड होके यहाँ मिली, फिर यहाँ से पास होगी। तो ये इस तरीके का सर्किट है। तो देखेंगे क्या हम कि जब हम इस को प्रेस करेंगे, शाबाश, की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से करंट निकलेगी। तो वो करंट कहाँ कहाँ से जाएगी? इस कॉइल में से जाएगी, इस रजिस्टर में से जाएगी। फिर इस कॉइल में से जो करंट जाएगी वो कहाँ पहुंचेगी? बल्ब में बल्ब B1 तक पहुंच जाएगी। इस कॉइल, इस रजिस्टर में से जब करंट जाएगी वो कहाँ जाएगी, कहाँ पहुंचेगी? बल्ब B2 में से। और जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि एकदम से ये जो बल्ब है जो रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है वो एकदम से ग्लो हो जाता है, ठीक है ना? वो एकदम से ग्लो हो गया, चमक उठा, लाइट देने लगा। आमतौर पर जैसे आप घर में स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है,
बल्ब ग्लो हो जाता है। वैसे ही ये बल्ब B2 जो है ग्लो हो गया। मगर जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये बल्ब B2 ग्लो हो गया, तो ये B1 भी तो ग्लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ तक करंट आ रही है वो इस बल्ब में से भी पास हो रही हैं और वो इस रास्ते भी जा रही हैं कुछ करंट। तो जो करंट भी, जब करंट B2 में से पास होगी तो वो बल्ब B2 ग्लो हो गया। इसी तरह से करंट यहाँ से जो पास होगी तो उसकी वजह से B1 ग्लो होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब हम की प्रेस करते हैं, B2 बल्ब तो बहुत तेजी से उसी वक्त ग्लो हो जाता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इसमें लगभग मान लीजिए कोई टाइम नहीं लगता और B2 ग्लो होने लगता है। लेकिन B1 में क्या होता है, ये ग्लो जो है धीरे 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 बढ़ने लगता है और फिर कुछ देर के बाद ये मैक्सिमम पहुंचता है ये ग्लो। क्या आपने किसी बल्ब को कभी घर में ऐसे ग्लो होते देखा है? क्या आप स्विच ऑन करें और फिर वो बल्ब जो है एकदम से ग्लो ना हो जाए, बल्कि वो धीरे 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 उसमें जान आ जाए? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो गया एकदम से? ये इसलिए एकदम से ग्लो नहीं हो गया क्योंकि जब इसमें से करंट पास होने लगी, ये एक कॉइल है, इस कॉइल में इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हो गया। उस सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो गई। तो जो करंट इसमें से, इस सोर्स में से आ रही थी, जो इसमें से पास हो रही थी, वो ग्रो हो रही थी। इंड्यूस्ड करंट ने उसको अपोज किया और उसको बहुत कम टाइम में ग्रो नहीं होने दिया और उसको धीरे 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 ग्रो होना पड़ा। और इस बल्ब तक जो करंट पहुंची वो एकदम से मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंची, बल्कि 0 से 2 एम्पियर्स या मान लीजिए 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में उसको टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया? क्योंकि वो तो यहाँ से सोर्स करंट आ रही थी, वो तो सीधे यहाँ से जा रही थी, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड करंट भी बन गई ना। उस इंड्यूस्ड करंट ने इस सोर्स करंट को, जो ग्रो हो रही थी, उसकी ग्रोथ को अपोज कर दिया, क्योंकि ये उसके लिए कॉज बन गया। इस इंड्यूस्ड करंट को बनाने के लिए कॉज क्या है? द ग्रोइंग करंट। तो उसने उसको ग्रो होने से रोकने की कोशिश की और वो 0 से 2 एम्पियर तक पहुंचने में उसने टाइम लगाया। और 0 से 2 एम्पियर तक जब वो मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ टाइम लगाएगी, हम देखेंगे कि उतना टाइम ग्लो होने में भी, मैक्सिमम ग्लो पाने में भी इस बल्ब को लगेगा। मगर जब ये कुछ करंट यहां से पास हो गई तो इसमें कोई इंडक्शन नहीं हुई। ठीक है ना? इसमें तो कोई इस तरह से फ्लक्स वगैरह चेंज होकर इसको नहीं क्रॉस कर पाएगा, ये तो रजिस्टर है। ठीक है ना? तो इसमें से कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई। जब इंड्यूस ही नहीं हुई तो इसमें से जो करंट पास हो गई वो सीधे ही वही करंट थी जो इस सोर्स से आ रही थी, और जितनी इसमें से पास हो रही थी वो सीधे बल्ब B2 में से पास हो गई। उसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं थी जो इसको अपोज करती। लिहाजा इसको मैक्सिमम वैल्यू जो है उस करंट को जल्दी से मिल गया, वो जल्दी से 0 से 2 एम्पियर तक पहुंच गई और ये बल्ब जो है एकदम से ग्लो हो गया। इसी तरह से अगर आप इस की को ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि ये B2 जो है एकदम से ऑफ हो जाएगा उसी टाइम। मगर इसको ऑफ होने में कुछ टाइम लगेगा, ये धीरे 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 इसमें से जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब जो इसमें करंट पास हो रही थी वो डिक्रीज हो रही थी फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, और उसको जब वो मैक्सिमम टू जीरो डिक्रीज हो रही थी, उसने फिर से यहाँ पर करंट इंड्यूस करवाई। और उस इंड्यूस करंट ने अब इस डाइंग करंट को, इस सोर्स की करंट को एकदम से डिक्रीज नहीं होने दिया। अब उसने उसके डिक्रीज होने पर पाबंदी लगाई, डिक्रीज होने पर अपोज किया इंड्यूस्ड करंट ने, और नतीजा ये कि उसको पहुंचना था 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक, मगर इंड्यूस्ड करंट ने उसको आसानी से 0 एम्पियर तक पहुंचने नहीं दिया। लिहाजा इसमें से जब करंट खत्म हो गई, 0 एम्पियर पहुंच गई, तो उसको कुछ टाइम लग गया जीरो होने में। तो वो उतने टाइम तक के लिए बल्ब का ग्लो जो है वो धीरे धीरे ही डिक्रीज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है और इसमें इंडक्शन नहीं हो रहा है। इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो ये एक प्रूफ बन जाता है हमारे लिए कि जब किसी इंडक्टर में से, जब किसी सोलेनॉइड में से, किसी कॉइल में से करंट पास होती है, अगर वो करंट हम इन जब वो हम उस करंट को पास करते हैं एट द टाइम ऑफ मेक, स्विच ऑन करने के वक्त, की को प्रेस करने के वक्त, वो करंट इंक्रीज होने लगती है, ग्रो होने लगती है, तो उतनी देर तक इसमें करंट इंड्यूस होती है जो इस करंट की ग्रोथ को अपोज करती है। फिर जब हम ऑफ करते हैं,
सर्किट को ओपन करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो सोर्स करंट जो है वो डिक्रीज होने लगती है और उसकी वजह से फिर से इसमें करंट इंड्यूस होती है, जो अब इस डिक्रीज इन द करंट को, सोर्स करंट के डिक्रीज होने को अपोज करती है। ये अपोज क्यों करती है? अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, क्योंकि लेंज़ेस लॉ ही कहता है कि इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। अब जरा देख लेते हैं एक और बात, इसको मैं अभी रब करता हूं। तो अब अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो देख लिया है तो उसमें इसमें अब आपको आसानी होगी समझने में जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, हम जानते हैं कि ई जो है, यानी जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ ई किसके बराबर होता है? माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। मगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, मगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है? यानी ये फ्लक्स जो है वो कब चेंज होगा? जब इसमें से सोर्स करंट चेंज हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ मेक, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट ग्रो होती है, करंट चेंज होती है। जितना इसमें से करंट चेंज होगी, इंक्रीज होगी, या ऑफ करने के वक्त डिक्रीज होगी, जितना इसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, एक एक सेकंड में जितनी करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उतना ही इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है डी फाई बाई डी टी जो है, ये डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, डी आई बाई डी टी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, शाबाश, E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बदले डी आई बाई डी टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, L, माइनस साइन तो है ही, डी आई डिवाइड बाई डी टी। नाउ व्हाट इज दिस E? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं। क्या? E को डिवाइड बाई आर कीजिए रेजिस्टेंस, तो E बाई आर बन जाएगा I, तो वो इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये माइनस एल डी आई बाई डी टी है। ये L जो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, या इसको सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में आपने यहाँ पर सिंबल M इस्तेमाल किया था, और वो कांस्टेंट जो जिसका सिंबल हमने M लिया था, हमने कहा था ये M क्या है भाई? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब हम उसी तरह से इसमें L यूज कर रहे हैं सिंबल, तो इससे L क्या है? शाबाश, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इसको, इस L का नाम हम दे देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर Y, L is the coefficient of self induction, or simply the self inductance, या इसको हम simply self inductance of the coil कहते हैं। और सिंपली द सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं लिखना इधर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब ये होता क्या है, ये देख लीजिए। देखिए, हर कॉइल में एक जैसा ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होगा, चाहे आप इसमें से सेम करंट रखे, चाहे सेम बैटरी लगाए, कुछ भी, मगर कॉइल के अपने नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, उसका मटेरियल हो सकता है, बाकी चीजें। तो नतीजा ये है कि हर कॉइल में एक जैसा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये L डिफाइन करता है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, किस कॉइल में कितनी क्षमता है, किस कॉइल में कितनी एबिलिटी है ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए, करंट को इंड्यूस करने के लिए। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम इस कॉइल में से सोर्स करंट जो है, अगर वो चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड,
मान लीजिए जो करंट पास हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, या जो डिक्रीज हो रही हैं ऑफ करने के वक्त, जो पहले ऑन करने के वक्त इंक्रीज हो रही हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर वो एक एक एम्पियर इंक्रीज हो रही हैं एक एक सेकंड में, और ऑफ करने के वक्त अगर वो डिक्रीज हो रही हैं एक एक एम्पियर हर एक सेकंड में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या बनेगा? फिर मैं यहां पर इसको रब करूंगा, फिर बनेगा इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर इसमें से करंट चेंज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी इंक्रीज हो रही है तो एक एक एम्पियर एक एक सेकंड में, डिक्रीज हो रही है तो एक एक एम्पियर एक एक सेकंड में, तो जब आप इस डी आई बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकंड लिखेंगे तो ई किसके बराबर आएगा? एल। देन हम यहां पर लिखेंगे देन ई इज इक्वल टू माइनस एल। खाली ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? एल। तो ये नेगेटिव साइन तो फिर भी डायरेक्शन जो है उसको बताती है, लेंजेस लॉ की डायरेक्शन है, लेंजेस लॉ से आती है ये नेगेटिव साइन। तो यहां आप बताइए क्या है? What is coefficient of self-induction of a coil? How will you define it? You will define it as the EMF induced in a coil. एक कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा? न्यूमेरिकली हम कहेंगे इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये उतना ईएमएफ है जो इस कॉइल में इंड्यूस होता है व्हेन द करंट इन द सेम कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। देखिए, अगर किसी कॉइल में करंट चेंज होती है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, उस कॉइल में उस वक्त जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो हम कहेंगे thus coefficient of self induction or simply self inductance of the coil L is defined as the EMF induced in the coil when the current in the same coil changes in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. At the rate of 1 ampere per second. अब ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है या सेल्फ इंडक्टेंस L जो है, इसका यूनिट क्या है आप जरा वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, आपके पास है E इज इक्वल टू, चलिए मॉड ऑफ E इज इक्वल टू L डी आई डिवाइड बाई डी टी। अब इफ डी आई बाई डी टी is 1 ampere per second and E is equal to 1 वोल्ट। मान लीजिए एक कॉइल में से करंट चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई? वो चेंज हो गई 1 एम्पियर पर सेकेंड, और उसकी वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। कितना इंड्यूस हो गया? 1 वोल्ट। करंट कितनी चेंज हो गई? 1 एम्पियर पर सेकेंड। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो ये एल किसके बराबर वहां पर आएगा जरा बताइए? ये यहां पर मैं लिखूंगा ई के बदले 1 वोल्ट, एल ऐसे ही, फिर यहां पर लिखूंगा 1 एम्पियर डिवाइड बाई 1 सेकेंड। मुझे एल का यूनिट बताना है, तो एल आएगा 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 एम्पियर। इस चीज को हम हेनरी कहते हैं, 1 हेनरी। अब बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस? इट इज हेनरी। हम कब कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो, उसका भी ऐसा यूनिट हेनरी है, इसका भी ऐसा यूनिट हेनरी है। हम कब कहेंगे कि इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का 1 हेनरी है? अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में इसमें चेंज हो गई, अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी चेंज हो गई, अगर इस कॉइल में करंट चेंज हो गई
अगर इस कॉइल में से करंट चेंज हो गई एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, उसकी वजह से अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया 1 वोल्ट, तब इस कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। मतलब करंट आपने चेंज करवानी है इसमें से 1 एम्पियर पर सेकेंड और ईएमएफ इसमें इंड्यूस होना चाहिए 1 वोल्ट, तब हम कहेंगे कि भाई इसका एल जो है वो 1 हेनरी है, बिकॉज इसका ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो 1 वोल्ट है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड जब इसमें से करंट पास होती है। तो आज इसमें इतना ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रूर।